नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, सबसे तो पहले आज 16 मई है। आज दिन भर मेरे शुभ विवाह के सालगिरह की जो आप लोगों ने बधाई और आशीर्वाद दिया है, उन सब लोगों को मैं और मेरा परिवार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। आपके सामने नतमस्तक प्रणाम करता है। आपकी शुभकामनाएं, आपकी दुआएं हमें आगे प्रेरित करेंगी, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और आप में हमारा विश्वास बनाए रखेंगे। आज शुभकामनाएं देने वाले उन तमाम लोगों को और जो ना दे पाए हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम करता हूँ। आपके शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आज 20 लाख करोड़ रुपया के किस्त की अगली कड़ी का आज प्रसारण हुआ। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं जब तक पूरा प्रसारण एक बार नहीं हो जाएगा समाप्त, तब तक उस पर कुछ बोलना उचित नहीं लगता। लेकिन फिर भी आज कुछ और घोषणाएं हुई रक्षा क्षेत्र में। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को अब 74% कर दिया गया है। आत्म स्वावलंबी और आत्मनिर्भरता में 74% विदेशी फंड किस तरह से कारगर होगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं, 74% कर दे रहे हैं, मतलब भारत में विदेश की 74% हिस्सेदारी वाली कंपनियां अपने वर्चस्व बना के रखेंगी। किसी भी एक्ट में 50% से ऊपर जो होता है वो मालिक होता है, तो 74% तो 51% से ऊपर ही हुआ। खैर, ये गणित का प्रश्न है, मेरे गणित का भी मुझे समझ में आई नहीं है, तो मैं इस विषय पर बहुत बात नहीं कर पाऊंगा। आज 2-3 घटनाओं ने बड़ा मजबूर किया सोचने पर, विचार करने पर। सबसे तो पहले मैं कांग्रेस के अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष ही मानिए, क्योंकि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी में कौन अध्यक्ष है ये तो तकनीकी मामला है, साइन वाला। हैसियत सबकी बराबर ही है, चाहे वो राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, या वो प्रियंका जी का बेटा आजकल दिख रहा है, वो सब लोग अध्यक्ष के बराबर ही हैं। तो मैं अध्यक्ष कहूँ या नेता कहूँ, आप मान लीजिएगा। मैं श्रीमान राहुल गांधी जी का हृदय के गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने आज मजदूरों की दशा दिशा और दर्द को समझने का जुहमत उठाया और मेरे घर के ठीक पीछे श्रीनिवासपुरी फ्लाईओवर के नीचे कुछ मजदूरों के साथ मिलकर के फोटो खिंचवाया। उसमें मुझे 2 एतराज है। मैं राहुल गांधी जी के पीआरओ को आपके माध्यम से वार्न करना चाहता हूँ। राहुल गांधी देश के धरोहर हैं, भारतीय संसद के सदस्य हैं और देश के नेता हैं। मोदी जी के लिए तो कृपा पात्र हैं। राहुल जी हैं तभी मोदी हैं, अगर राहुल नहीं होते तो मोदी होते ही नहीं प्रधानमंत्री के रूप में। इसलिए मोदी भक्तों और मोदी को मानने वालों के राहुल गांधी जी की सुरक्षा बहुत चिंता होता है। मैं भी उसी चिंता से ग्रसित होकर हूँ। राहुल जी ने सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल पालन नहीं किया। उनके पिताजी भी यही करा करते थे, सुरक्षा गार्ड का और सुरक्षा कर्मियों के बातों का अवहेलना करके भीड़ में चले जाते थे। और एक अनफॉर्चुनेट हुआ कि हम लोग एक दुखद घटना के तहत श्रीमान राहुल गांधी जी के पिता आदरणीय राजीव गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, सुरक्षा के अवहेलना से। आज राहुल गांधी जी ने सुरक्षा के साथ साथ डॉक्टरों का भी अवहेलना किया और वो मजदूरों के बहुत नजदीक जा करके बैठ करके बात किए। ऐसा होता है कि जब नेता अपनी नेतागिरी के लौ में कई बार आगे बढ़ जाता है, लेकिन मैं फिर भी राहुल गांधी जी के उस लापरवाही पर उनके पीआरओ को मैं चाहूँगा कि उनका पीआरओ इसको देखे और दोबारा इस तरह की अगर कोई इवेंट बनानी हो तो सोशल डिस्टेंस बनाकर रहे। राहुल गांधी जी इस देश के धरोहर हैं। एक बार पुनः कहता हूँ, मोदी जी के लिए राहुल जी का होना बड़ा जरूरी है। खैर, राहुल गांधी जी गए थे अपनी राजनीति करने के लिए, अपना बात बताने के लिए और मजदूरों का जो सड़कों पर मौत हो रहा है उस पर अपना बात रखने के लिए। लेकिन मैं बहुत खंगाला, कांग्रेस का वेबसाइट को भी देखा, हमारे जो स्रोत संपर्क है मैं उनसे भी पता किया कि क्या राहुल जी ने उन मजदूरों को कुछ आर्थिक मदद दिया,
कोई उत्तर प्रदेश दिल्ली सरकार से बसों को किराए पर लेने की बात कहा, या बहुत सारी प्राइवेट बस है, राहुल जी के, शीला दीक्षित जी के वाली बस है, पीली दिल्ली की जितना बस है वो, तो क्या उन्होंने उन बसों को कहा कि भाई हम मजदूर जो पैदल सड़क पर जाकर के दम तोड़ रहे हैं उनको अब हमारी बसों में जाया जाए, ये सरकार निकम्मी है, सरकार मोदी की सरकार खराब है, योगी की सरकार खराब है, खट्टर साहब की सरकार खराब है, मैं बढ़िया आदमी हूँ और मैं ले करके जा रहा हूँ। आदरणीय निर्मल भैया, आप अगर आप अपनी बात रखना चाहते तो नीचे लिखिए, नहीं तो मैं आमंत्रित करता हूँ, नहीं करना चाहते तो वीडियो वो खराब होने लगता है, आवाज तभी आपको आमंत्रित करूंगा। अगर आप अपने मेरे को मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो आइए, क्योंकि आज आपका आना बड़ा जरूरी है। बिना आपके आशीर्वाद के मैंने अपना शादी का सालगिरह मनाया नहीं है। ये जब लॉकडाउन खुलेगा तो आपके भेजे हुए केक से ही मनेगा, ये हमने घोषणा सार्वजनिक मंच पर कर रहे हैं। तो जिस दिन लॉकडाउन खुले हम लोग दुआ करें और आपका आशीर्वाद आएगा तभी केक कटेगा और तब फोटो लगेगा। तो अगर आप आके कहना चाहते हैं, शादी की सालगिरह का बधाई आपने दिया था, वो अगर लॉकडाउन के दौरान जो सड़कों पर जिंदगी दम तोड़ रहे हैं उस विषय में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो कृपया मेरे को आदेश करिए, मैं आपको कैमरे पर बुलाऊंगा। तो मित्रों, आज राहुल गांधी जी गए थे, राहुल गांधी जी भी बयानी दिए जिस तरह से मैं दे, लेकिन मेरा और राहुल गांधी जी में अंतर है। मेरे पास तो मेरा एक सेंटर है 20,000 रुपये कीमत की, सरकार ने एक पीछे और एक आगे कह रखा, तो मालूम मैं गाड़ी में ड्राइव बनूंगा, एक आदमी को कहीं ले जाकर के छोड़ सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी औकात ही नहीं है। उसमें सीएनजी अगर नहीं होता, पेट्रोल होता तो मैं खड़ा करके पैदल चलता। मेरी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, और 3 महीने का लॉकडाउन से तो और भी खराब हो रहा है, रोज रोज बिगड़ ही रहा है। हाँ, ओंकार नाथ सिंह, नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद करिए। तो मित्रों, लेकिन राहुल गांधी जी के पास पार्टी फंड है, मैं उनकी फंड की बात नहीं करता, अकूत संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है, अनकाउंट संपत्ति है, अनडिक्लेयर संपत्ति है, जो आरटीआई के अंतर्गत नहीं लाने की बात कर रहे हैं, ऐसी संपत्ति है। आ रहा हूं थोड़ी देर, हाँ ठीक है, आदेश करिएगा तो मैं कैमरा पर लगाऊं। लेकिन राहुल गांधी जी के पार्टी फंड में बहुत सारा पैसा, वो चाहते तो पूरे देश भर की बस को हायर करके मजदूरों को पहुंचा सकते थे। ये कोई जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं की जिम्मेवारी है। आपको नरेंद्र मोदी को घेरने का एक सबसे बड़ा मौका था आपके हाथ में कि आप अपने बसें, जो आपकी खड़ी बस है, आपके पास खुद की बस है भैया, शीला दीक्षित जी का बेटा आपका एमपी रहा है, उनकी वो संतरे कलर की बड़ा बढ़िया ऑरेंज जोन वाली बस है, ऑरेंज कलर की, तो उस बस को आप रोड पर पूरे देश भर के मजदूरों को पहुंचवा करके अपना एक माइलेज ले सकते थे कि देखिए जब देश में सड़क पर गरीबी दम तोड़ रही थी, मजबूरी दम तोड़ रही थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी पहले आई और बस लगा दी। हालांकि आपके कुछ लोगों ने रेलगाड़ी में पर्चा फेंका, ये जो आप यात्रा कर रहे हैं वो सोनिया जी ने भेजा, सोनिया जी ने भेजा है, हालांकि बाद में फर्जी साबित हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जेन्युइन ही कर लेना चाहिए था। आपके पास उतना पैसा है, आपके पास उतना सामर्थ्य है। हाँ, आदरणीय प्रेम नारायण जी, सादर प्रणाम जी, बिल्कुल आपको बहुत बहुत नमस्कार, आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह बना रहे। तो मित्रों, मैं आज की जो मेरा हेडलाइन है वो ये है कि जिम्मेदारी किसको ठहराई जाए। देखिए, प्रथम दृष्टया तो पहला जिम्मेवारी तो ये है कि वो मजदूर जिस राज्य के हैं, क्योंकि उस राज्य की नकारेपन से, उस राज्य के बेरुखी से ही उन मजदूरों को दूर जाना पड़ा। मैं अपनी बात करता हूं, अगर मेरे बलिया में अपोलो से छोड़ा भी नहीं, बलिया जिला अस्पताल की दिशा दशा इस स्थिति होती कि मुझे भरोसा होता कि अगर मैं जाऊं तो वो 2 घंटा में ही बता देता कि मेरे पास शरीर में शुगर है कि बीपी है, टाइफाइड है कि खांसी है, तो मैं बलिया में रह जाता। अगर मेरा इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और मेडिकल की पढ़ाई बच्चे करते हैं, उससे थोड़ा नीचे भी अगर पढ़ाई का होता तो मैं अपने बच्चों को 11-12 तक नहीं पढ़ाता, बाद में हायर क्लास के लिए बाहर भेज देता। अगर मेरे यहाँ बिजली 4-5 घंटे भी अगर आ जाती ना तो मैं कहता चलो इतने देर में मैं बैटरी चार्ज करके पंखा चला लूंगा, तो मैं शायद वहां रह जाता, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरा, अब मेरे पास मजदूरी करने की क्षमता नहीं है कि मैं झूरा बोरा ढोऊं, किसी कल कारखाने में काम को अब नहीं हो सकता, ना तो उम्र है, और जो आदमी 50 वर्ष पार कर चुका हो ठीक ठाक आप लोगों के आशीर्वाद से, उसे मिल में मजदूरी नहीं होगा, 8 घंटा खड़ा होकर के दरवानी नहीं होगा। लेकिन जो लोग समर्थवान हैं, जो दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में 8-8, 10-10 घंटा खड़ा होकर सिक्योरिटी नौकरी करते हैं, कल के लिए थोड़ा बहुत भी काम अगर यूपी बिहार में होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बाहर नहीं जाते। तो मेरी पहली तो जिम्मेवारी उनकी है कि उन लोगों ने ऐसा माहौल क्यों नहीं दिया कि उनके लोग उन्हीं के यहाँ काम करें, बाहर न आवे। पहली जिम्मेवारी उस राज्य सरकार की है
जिस राज्य सरकार के वो लोग हैं, पहली जिम्मेवारी उनकी है कि उन्होंने ऐसा माहौल क्यों नहीं दिया कि मजदूर पलायन के लिए मजबूर ही नहीं होता। हाँ, तिवारी जी को साधना पड़ा। दूसरी और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उनकी जहां पर वो मजदूर काम करते हैं। मित्रों, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा टीडीएस कटता है और मेरे राज्य के अंतर्गत पैसा जमा होता है। मैं जो इनकम टैक्स देता हूं वो दिल्ली के खाते में जाता है, जो सर्विस टैक्स मैं देता हूं वो दिल्ली के खाते में जाता है। मैं मेरे कमाई से मैं 30% के स्लैब में आता हूं, मेरा 30% का टैक्स जाता है। तो मेरे कमाई का मतलब 1 रुपये में 30 पैसा दिल्ली सरकार को जाता है और मेरे ही से दिल्ली सरकार धनी है के लोगों से, जिनके यहाँ से टैक्स करता है, जिनके यहाँ से टीडीएस करता है, जो टैक्स देते हैं, जो सेल टैक्स देते हैं, वो दिल्ली को जाता है। तो दिल्ली मेरे आपके हमारे पैसे से धनी हुई है। तो जिम्मेवारी है कि दिल्ली की सरकार हमारी जिम्मेवारी लेते, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से एक पिता पैसा कमा कमा करके अपने बच्चों को पालन पोषण करता है और जब वो बूढ़ा हो जाता है, किसी काम के लिए नहीं आ जाता रहता, तो फिर बेटे उन सबों का पालन पोषण करते हैं। कहते हैं पिताजी आपने बहुत कमाया, अब आप अपना आराम करिए, बच्चों को कमाने दीजिए, अब आपका कमाने का उम्र नहीं रहा, कमाने का समय नहीं रहा। लेकिन वही बच्चे जब नालायक होकर के वृद्धाश्रम भेजते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बच्चे बड़े बदतमीज हैं, ये बच्चों को वृद्धाश्रम में भेज दिए। तो उन राज्य सरकारों को जिनको हमने कमा करके दिया हो, दूसरी जिम्मेवारी उनकी बनती है और बड़ी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि मेरे से आप धनी हुए हैं, मेरे ही कमाई से आप उद्योग का दर्जा पाए हैं, मेरे ही कमाई से आप औद्योगिक क्रांति का दर्जा पाए हैं, मेरे ही कमाए पैसे से आप धनी मनी स्टेट का दर्जा पाए हैं। और आज जब प्राकृतिक विपदा आई हुई है तो मेरे भरण पोषण की जिम्मेवारी आपकी बनती थी। आपको आकर के मेरे यहाँ कहना था कि भाई साहब लॉकडाउन मुझे पता नहीं कब तक रहेगा, मैं आपको ये अनाज पानी राशन पोता जो भी आपकी दिनचर्या है कम से कम इतना तो मैं आपको प्रोवाइड ही कराऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही ने कमा करके ये पैसा हमको दिया है जो हमारे राजनीतिक कोष में है, हम ये आप ही की कमाई आप ही पर लुटाते हैं, आप ही पर खर्च करते हैं। कृपया आप कहीं ना जाइए, क्योंकि आप ही की वजह से हम हैं, अगर आप हैं तभी हम हैं। दूसरी जिम्मेवारी उन राज्यों की होती थी। अब तीसरी जिम्मेवारी होती है सरकारों की, सभी सरकारों की, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, जिस सरकार के क्षेत्र में वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर कोई उत्तर प्रदेश में ट्रेवल कर रहा है, लोग ट्रकों से जा रहे हैं, ट्रकें रात में दारू पी करके एक्सीडेंट कर रही हैं, लोग पैदल जा रहे हैं, सड़क पर रौंद दिए जा रहे हैं सब गाड़ियों के माध्यम से, लोग रेल पटरियों पर जा रहे हैं, रेलगाड़ी के द्वारा रौंद दिए जा रहे हैं। अगर वो लोग अपने मजबूरी में ट्रक में, बैलगाड़ी में, रिक्शा में, साइकिल में जा सकते हैं, तो राज्य सरकार की बसें क्या कर रही हैं? लॉकडाउन में सारी बसें खड़ी है। उन राज्य सरकारों को इतनी इंसानियत नहीं बनती कि वो उन मजदूरों को बसों में बैठा करके उनके घरों तक छोड़ दें। इसमें रोज विजुअल आ रहा है समाचार चैनल पर, लोग अपना अपना विपदा होते हैं कि ये बस वाले ने 12,000 रुपये लिया। मैं 12,000 रुपया बस का किराया हो सकता है, ये तो मैं 3-4 बार उसको रिवाइज करके यूट्यूब पर सुना कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। लेकिन जिसको जितना मिला उतना छीन रहे हैं रास्ते में बस वाले, ट्रक वाले, और भीड़ बड़ी मवेशियों की तरह से भर के लेके जा रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, बीमारी का एक दूसरे में संक्रमण का खतरा वहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है और वो लोग सबसे ज्यादा बीमारी को प्रभावित कर रहे हैं। अगर ट्रक रोड पर जा सकता है तो राज्य सरकार की बसें क्यों नहीं जा सकती? ये एक चिंता का विषय है। लेकिन सवाल है कि हम सब लोग, आदत पड़ गया हम लोगों को व्यवस्था के साथ जीने का, आदत पड़ गया हमको ये मान लेने का कि यार सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, हम मान लिए हैं, उस पर क्या करें? मित्रों, मेरे समझ में नहीं आता है। अभी जो स्थिति है, अभी का जो भयावह स्थिति सड़कों में दिख रहा है, उसकी जिम्मेवारी हमारे सरकारों को लेनी चाहिए कि वो अपनी अपनी बसें लगाती। मानवता और इंसानियत तो ये थी कि आपको निःशुल्क बसें लगा देनी थी, बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज ना लेकर के, और इन गरीब आदमियों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाती। तब जाकर के कहा जाता कि जी देश में सरकार है और हमने जो वोट देकर के सरकार चुना है वो हमारे किसी काम आई। मित्रों, सरकारें जो पैसा खर्चा करती है उनके अपने घर का पैसा नहीं होता, वो हमारे ही टैक्स के द्वारा कमाया हुआ पैसा है, हमसे ही वो कमाए हुए हैं और उनका कोष बढ़ा हुआ है, आगे भी हम ही से कमाएंगे। हमारा ही पैसा अगर हम पर खर्चा कर देंगे तो उनका क्या जाता है?
तेरा तुझको अर्पण क्या जाता मेरा वाला बात है, लेकिन ये नहीं मानते लोग। खैर दुनिया में आज तक कभी भी किसी जरूरी मुद्दे पर कोई बात नहीं हुआ। आदरणीय निर्मल सिंह जी और प्रेम नारायण उपाध्याय जी दोनों लोग हैं। मैं बता दूं निर्मल भैया, आदरणीय प्रेम नारायण उपाध्याय जी ने आपके कल वाले बयान में कहा था, मैंने कहा था कि सातवां अजूबा और प्रेम की प्रतीक में सबसे जरूरी आपने कहा था कि वो माझी का, दशरथ माझी जी वाला है। आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने लिखा है बाद में कि निर्मल सिंह के बात का मैं समर्थन करता हूँ, बिल्कुल वो जरूरी होना चाहिए। वो मुद्दा मैं यहाँ इसलिए किया क्योंकि क्या होता है कि लोग जरूरी मुद्दे को ना लेते ही नहीं है। निर्मल सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपया निर्मल इस विषय को बता देता हूँ कि आपके बात का समर्थन। हाँ भैया को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम राकेश भाई, पहले आपको शादी की बहुत बहुत शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर प्रणाम। और एक शिकायत है आपसे कि आप हम लोगों के बात को क्यों छीन लेते हैं। ये हमारा काम था। बहुत भारी गुस्ताखी हुई। मैं प्लान करके बैठा था कि आज आप इस पोस्ट पर मैं जरूर आऊंगा और ये कहने के लिए कि शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने पहले ही कुछ कर दिया, तो ये सब हम लोगों की बातें थी। और निश्चित रूप से आप का फोटो और शादी के समय तक का फोटो देखने के बाद लगता है कि आप जो भी बदमाश हुए हैं इधर हुए हैं, उधर बड़े मासूम थे। और बहुत अच्छा लगा। तो दिल्ली की पानी ने खराब किया भैया, बाकी तो मासूमियत बलिया बक्सर में तो मासूमियत रहती है। अब ये मत कह दिए कि आप लोगों के साथ रहते हैं। ना आपके साथ रहते रहते बच गए। वो तो शुक्र था कि हम आप जैसे भाइयों का साथ रहे तो कुछ बच गए। बहुत सही। लेकिन जो आपने आज गंभीर विषय उठाया है उस पर सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगा। बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इतने टीवी देखना 2 महीना से बंद कर दिया है। बहुत अच्छा। और आप ही को देखता हूँ खाली और सुनता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लेटेस्ट न्यूज को कवर कर लेते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी खासियत है। तो इन लोगों का बकवास सुनने से अच्छा है। सौभाग्य की बात नहीं है, आप में वास्तव में वो क्षमता है, ऐसी बात नहीं है। अगर इसी तरह से ये चैनल चलता रहा तो नदिया के पार शुरू में फ्लॉप होकर बनारस से लौटी थी और जब दोबारा गई तो 6 महीना तक उतरी नहीं। तो आपका चैनल जब लोगों को समझ में आ जाएगा ना, तो फिर जो लोग है राकेश परमार का इंतजार करेंगे 10 बजने का। ये हमारी शुभकामना भी है आपकी शादी की वर्षगांठ पर। और जो आपने कहा कि सरकार का यही होना चाहिए था। जो सरकारें जहां थी, एक तो उन लोगों को वहां से जो भी गरीब मजदूर थे उनकी व्यवस्था वहीं करनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऊपर से जब वो लोग चले गए किसी तरह से आने लगे तो उन लोगों को बीच में से ही सड़क से ही उठा करके और पैदल जाने से बचाने के लिए उन लोगों की बस की व्यवस्था निःशुल्क करके भेजनी चाहिए थी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी सरकारों के लिए। और इतना पैसा हमारे पास है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते थे। तो ये अपराध भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन दोनों ने किया है। और हम क्या कहें, अगर अच्छा में अपराध किया है। अगर मान लीजिए कि अगर राजनीति की बात होती तो मैं दोनों को बहुत कोसता, लेकिन इस समय राजनीति की बात नहीं, इस समय जान बचाने की बात है। और जान बचाने में कहीं ना कहीं से हम फिसड्डी साबित हुए हैं। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, उस तरह से जिम्मेवारी का निर्वहन उन्होंने नहीं किया जिस तरह से राजा को, आज के तारीख में राजा ही लोग हैं। और हमारी मजबूरी है कि पीएम सीएम और डीएम की बातों को मानना जरूरी है, क्योंकि संसाधन इन्हीं के पास है, सूत्र इन्हीं के पास है, वैज्ञानिक इन्हीं के पास है, डॉक्टर इन्हीं के पास है। और निचोड़ जो लोग बोलते हैं वो हम लोग मानते हैं। और अच्छी बात यह है कि लोग प्राइम मिनिस्टर का भी सुनते हैं और अपने मुख्यमंत्रियों का भी सुनते हैं और उस हिसाब से काम भी करते हैं। वो अलग बात है कि आज भी बहुत सारे मूर्ख हैं जो कि ये नहीं समझते कि ये बला अभी टली नहीं है। ये बहुत बड़ी बला है जो कि अभी तक टली नहीं हुई है। तो आप अपना जारी रखिए। आप ही का हम अभी सुन रहे थे और इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने इस पर मंथन नहीं किया है। दुख जरूर होता है सुन करके कि राज्य सरकारों ने और भारत सरकार ने वैसा काम नहीं किया जो अपेक्षित था। धन्यवाद।
जी भैया नमस्कार, बने रहेगा, अपना आशीर्वाद बने। जरूर बने। मित्रों, आप थे मेरे बड़े भाई श्री निर्मल सिंह जी। लिए नाम अनभिज्ञ नहीं है, भारत के राष्ट्रपति भवन तक ये नाम गया हुआ है। आपने भारत के राष्ट्रपति भवन में भी अपना कार्यक्रम किया है और भारत के राष्ट्रपति के हाथों माल्यार्पण करवाया है। लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन के जीबी मावलंकर हाल में आपने अपना झंडा, शोषण क्लब, ताल कटोरा, ये सब का चर्चा, जब राष्ट्रपति भवन आ गया तो बाकियों का चर्चा ना किया जाए। 23 साल से कहीं ना कहीं झंडा गाड़ते रहते हैं, लेकिन आज का जो झंडा गाड़ने की बात है वो हो रहा है जो मैं समझ पा रहा हूं। मैं 2 मिनट में कह सकता हूं कि जिम्मेदार कौन है और किसको जिम्मेदारी ठहराइए। ये मैं बिना संकोच, बिना, इसमें कोई माइक्रो साइंस नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार हम और आप है। इसलिए आप देखो, मैं दोबारा से कह रहा हूं, किसी को सुनने में गलती रह गई हो, हम और आप, भारत के लोग इसके जिम्मेदार हैं। नेता इसके बिल्कुल ही जिम्मेवार नहीं है। श्रीकांत जी का मार्गदर्शन पढ़ लूं, उसके बाद आगे बताऊंगा कि कैसे आप और हम जिम्मेदार। श्रीकांत भाई ने लिखा कि भैया को एक बार पुनः शादी की सालगिरह की हार्दिक बधाई। श्रीकांत भाई, मैं आपको बताऊं, जो आपने कोलाज बना करके भेजा था, आपने दिल जीत लिया। वो तकनीक रूप में आप लोग बहुत दक्ष लोग हैं यार, वो सब हम लोगों को करने नहीं आता, लेकिन आपकी जो शुभकामनाएं थी, आपकी जो मेरे प्रति स्नेह और प्रेम था, मैं उसके लिए अभिभूत हूँ। मेरी पत्नी बहुत खुश हुई उन सारे फोटो के एक सीक्वेंस और साथ में गाना बजते हुए, क्योंकि वो भी तकनीकी रूप में हमारी श्रेणी में आती है। तो आपको अपने द्वारा प्रदर्शित उस अथाह स्नेह का मैं अभिभूत हूँ, आभारी हूँ, ऋणी हूँ मेरे भाई, आपको प्रणाम कहता हूँ। आज बात इस बात पर नहीं था कि श्रीकांत जी ने मेरे शादी की शुभकामनाएं दिया और बहुत अनमोल धरोहर बड़ा बढ़िया बना करके दिया, ये मेरे भाई हैं। आज महत्वपूर्ण है कि और जो भाई हमारे सड़कों पर आज, वो भी मेरे भाई हैं। उन लोगों से ही मेरा वास्ता है। मेरा राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं। नरेंद्र मोदी, योगी जी, नीतीश जी, खट्टर जी, ठाकरे जी, ये सब लोगों तो मैं जानता नहीं, किसी को नहीं जानता, ना ही वो मेरे को जानते हैं। लेकिन उसमें से कई लोग हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं, अभी भी मैं मथुरा रोड पर खड़ा हो जाए तो 4-5 मजदूर मेरे जानने वाले मिल जाएंगे। भाई साहब नमस्कार, क्या हुआ, कहने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग उन्हीं के बीच रहते हैं। असल में क्या है कि चाहे वो राहुल गांधी जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, बात दो ही की हो, केंद्र की हो रही है। तो राहुल जी को भी पता है कि मुझे जा करके फोटो खिंचवा लूंगा तो अगले बार चुनाव में ये कहने के लिए होगा, पोस्टरिंग मेरा होगा कि देखिए जब मजदूर सड़कों पर चल रहा था तो मैं गया था उनसे बात करने के लिए, नरेंद्र मोदी का कोई फोटो नहीं है मजदूरों से बात करने के लिए। ये राहुल जी कह सकते हैं। अब देश की जनता तो ये समझेगी नहीं कि नरेंद्र मोदी जी एसपीजी सुरक्षा में है, उनके के पहले 3 किलोमीटर की सैनिटाइज किया जाएगा। अब तो उनके सुरक्षा में एक एंटीवायरस वाला भी ग्रुप जुड़ गया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को गैस से सुरक्षा, जैविक हथियार से सुरक्षा, जैसे भी सुरक्षा कोच पहनाया जाता है, तो पूरे इलाके को कैसे स्टैंडर्डाइज करेगा कि वहां पर मोदी जी जाते। देश की जनता ये नहीं जान पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी जी के पास से एसपीजी हट गई है। अगर एसपीजी राहुल गांधी के पास होता, राहुल गांधी भी नहीं जा पाते, क्योंकि एसपीजी का जैविक हथियारों के विरुद्ध योद्धा उनके तैनात रहता और उनका जैविक हथियार वाला गार्ड कहता कि ना जी ना जी ना जी, वो पूरा इलाका स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है, स्टैंडर्डाइज आपको नहीं। हम आप ये नहीं समझते हैं। राहुल जी भी गए, अपना फोटो खिंचवा करके बड़ा नजदीक से बैठे, मास्क लगा करके आ गए के सामने फोटो खिंचवाया। उसका क्या ला, फोटो खिंचवाने के बाद फिर वो पैदल ही आ गया, मथुरा रोड की तरफ बढ़ा। राहुल गांधी की तस्वीर से 2 किलोमीटर मनोरंजन करता गया होगा कि भाई देश के सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता हमारे साथ फोटो खिंचवाया, जरूर 2-4 किलोमीटर वो इसी दम पर चल दिया होगा। लेकिन उसके बाद क्या? इसी तरह से मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते, उनको सड़कों, पता नहीं क्यों आज 2-2 बार, उनको सड़कों पर आने की जरूरत नहीं थी। वो चाहते तो अपने साथ रेस कोर्स रोड से एक टेलीफोन करते अपने स्टाफ को कि एक काम करो, दिल्ली की डीटीसी बसें जितनी हैं उन सभी बसों को हायर करो। केजरीवाल किसी काम के नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं। मैं पैसा दूंगा जो प्रधानमंत्री केयर फंड में आया हुआ है, उसी से। कोई नरेंद्र मोदी जी को अपने तनख्वाह से नहीं देना था, अपने जमा पूंजी से नहीं देना था, ना ही राजनाथ। जो प्रधानमंत्री केयर फंड में पैसा,
नेट 2 बार बंद हो गया। लगता है सरकार को के साथ साथ इंटरनेट वाले को भी अच्छा नहीं लग रहा मेरी बातें। खैर, अगर इंटरनेट वाले के इंस्ट्रक्शन से अगर मैं रोक दूं तो आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, कैसे करूंगा? मैं दोबारा से शुरू हो रहा हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने आलीशान बंगले से निकलने की जरूरत नहीं थी। वो अपने सेक्रेटरी स्टाफ को फ़ोन करते कि दिल्ली की बसों को हायर करो, मुंबई के बसों को हायर करो, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है, उसका चेक हर जगह चलता है। और वो बसों को किराए पर लेते और उन बसों को रोड पर लगा देते और उसके ऊपर, जैसे हमारे दिल्ली में नहीं चलते हैं कालका जी, गोविंदपुरी, पार्लियामेंट लिखा रहता है, उसी तरह से लिख देते कि बलिया, छपरा, गाजीपुर, आजमगढ़, हाजीपुर। बस खड़े होती, लोग अपने होते गाजीपुर, हाँ बैठ जाते, हाजीपुर बैठ जाते। उसके बाद उन बसों को ले जाते और वीडियो बनाकर देखते कि देखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसों को हायर करके भेजा। केजरीवाल नहीं भेजा, राहुल गांधी नहीं भेजे, मुलायम सिंह नहीं भेजे, मायावती नहीं भेजी। ये बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने भाषण दिया कि हमें आत्मलंबी बनना है, स्वावलंबी। अब इससे बड़ा आत्मलंबी क्या बनना हो कि 6 महीना 7 महीना की गर्भवती महिला 6 साल 7 साल के बच्चे को गोद में लेकर के 1000 किलोमीटर चल गई। अब इससे ज्यादा आत्मलंबी और क्या ऐसा होता है? कृपया हमको आत्मलंबी का परिभाषा बता दीजिए कि स्वावलंबी, आत्मलंबी, आत्मनिर्भरता, इससे बड़ा आत्मनिर्भरता कुछ होता हो तो बताइए। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी नहीं हूं, ज्ञान तो मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है। आपके पास बहुत ज्ञान है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हमको बताइए कि आत्मनिर्भरता का इससे बड़ा उदाहरण है कि 7-8 महीने की गर्भ लिया हुआ। मैं उस आदरणीय माता को प्रणाम करता हूँ। हालांकि कई है जो मेरी बेटी बच्चे की उम्र की लड़कियां थी, लेकिन गर्भवती है तो माँ है और माँ आदरणीय है, चाहे वो मेरे बच्चे की माँ हो या कोई भी हो। उस माँ को सलाम है कि अपने गोद में और गोद के अंदर लिए हुए बच्चे को लेकर के 1000 किलोमीटर पैदल चली गई। अब इससे बड़ा आत्मनिर्भर कुछ और है तो बता दीजिए। क्या है, आपको कंधे पे बैठा के ले जाते तब आपको लगता कि आत्मनिर्भर हुई है? सड़कों पर बैल के साथ बच्चे को बैठा करके खींचती हुई चली गई। एक तरफ बैल, दूसरे तरफ इंसान खुद जूता हुआ है और होकर के चला गया। इससे बड़ा आत्मनिर्भर का कोई है, कोई तरीका है तो हमको बताइए। आप आत्मनिर्भर का भाषण लोगों को पिलाते रहे हैं, लेकिन एक बार आप ये नहीं कहा कि मैंने फलाना बस को हायर कर लिया है, ये बस से जाएंगे। रेलगाड़ी आपने चलाया हुआ है, मैं बड़ा विनम्रता से कह रहा हूं, ये कहने वाली बात नहीं थी। कई लोग बाद में फोन करके कहते हैं कि भैया आजकल कुछ सरकार के विरुद्ध बोलने लगे। नहीं, मैं सरकार के विरुद्ध और सरकार के पक्ष में तक कोई मतलब नहीं बनता। रेलगाड़ी भी चल रही है तो आप राज्य सरकार से उसकी भाड़ा मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। एक तो ये नया शब्द सुना, संबित पात्रा ने कहा था, चूंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरे को मांगी हुई रेलगाड़ी नहीं बनी, तो संबित पात्रा का बयान था कि उन्होंने आने की परमिशन नहीं दी, चूंकि आज के तारीख में जिस राज्य से जाएगी उसको परमिशन की जरूरत है और जहां जाएगी उसको परमिशन देगा। तो मैंने संविधान का पन्ना पलटा। मेरे पास संविधान का ओरिजिनल बुक है, पार्लियामेंट से मैंने खरीदा था। वो श्रद्धेय रामसुंदर दास की कृपा की वजह से वो लोग गए थे, तो हमने बोला कि किताब खरीद लीजिए, मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं मिल सकता। वो बड़ा किताब है, बहुत लंबा चौड़ा है, मतलब ये पीछे अलमारी जितना बड़ा है, वो बहुत सा, सबको ओरिजिनल साइन है, वो संसद को ही बिकता है, वो मेरे पास है। मैं उसी में से पन्ना 2-4 पलटा कि मतलब कौन से एक्ट के अंतर्गत भारत के विद इन बाउंड्री में रेलगाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ गई। आप विश्वास करिएगा, हमें कहीं नहीं मिला। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी संविधान का पन्ना ही पलट दिया। फिर मैं अपने 2-3 मित्रों से पूछा जो संविधान विशेषज्ञ हैं। एक संविधान विशेषज्ञ टीवी पर आते हैं, मेरे लिए बड़ा आदरणीय है, पार्लियामेंट के महासचिव थे बहुत लंबे दिनों तक। उनका नाम रख करके मैं अपना नाम बढ़ाना नहीं चाहता, बड़े बड़े वृद्ध हैं और संसद में उससे ज्यादा नहीं, महासचिव कोई नहीं रहा। मैं उनको फोन किया, सर नमस्कार, हाँ राकेश क्या हाल है, पाया तो बेटा कैसा है, बच्चा कैसे, ठीक हो, अच्छा ठीक हो, अरे हाँ वो फेसबुक पर तेरी शादी की देखा, बहुत बहुत आशीर्वाद हो, बहुत बढ़िया हो, एक काम करना घरे में रहना। मैं बोला सर वो आपके कहे के बगैर घर में रहना नहीं, मेरा काम है बताना। हाँ बोलो कैसे हो। मैं बोला सर एक बात पूछना था कि दिल्ली से रेलगाड़ी मेरे बलिया जाएगी तो उसमें परमिशन लेना पड़ेगा बलिया डीएम से। तो बोले राकेश अब क्या नहीं होगा वो पूछो, क्या होने वाला है कि मत पूछो। असल में संविधान की तुम जो बात कर रहे हो कि यहीं कहीं गुंजाइश है, भारत के अंदर रेलगाड़ी को चलने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो तुम कह रहे हो और जो संबित पात्रा कह रहे हो वो भी अपने हिसाब से तकनीक, क्योंकि लॉकडाउन लगा है प्रधानमंत्री के ही आदेश से, मतलब प्रधानमंत्री के नोटिफिकेशन से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ये प्रधानमंत्री के आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसीलिए वो रेलगाड़ी मांगने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन में लोगों को बंद करिए, रेल बस ट्रेन
ये जो ट्रकें जा रही है उनको कौन सा परमिशन की जरूरत पड़ रही है? वो सब के सब फर्जी चिपकाए हुए हैं ना कि जरूरी समय में जा रहे हैं, आदमी को भर के लेके जा रहे हैं। कहाँ किसी बसों को रोकी जा रही है? तो रेलों को, खैर उन्होंने और भी बहुत बात कहा जो इसमें कहना उचित नहीं है, कहना ठीक भी नहीं है कि किसी बड़े आदमी का नाम ले करके उनकी की हुई बातों को एक्सपोज करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर हम लोगों को बेवकूफ बना रहे नेता और हम कब समझेंगे? ये हमें बड़ा मतलब बहुत अफसोस हो रहा है। अभी भी राहुल भाई हमारे सुन रहे हैं, वो कहेंगे कि राकेश परमार अब मोदी जी की तरफ ज्यादा बोलते रहते हैं। हमारे ओम प्रकाश जी हैं, वो कह सकते हैं कि तुम बलिया की तरफ ज्यादा बोलते हो। अरे ओम प्रकाश जी, बलिया बक्सर से हटिए। बलिया बक्सर आदरणीय उपाध्याय जी पुणे से बोल रहे हैं, हटिए। द्विवेदी जी पुणे से बोल रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे लिए क्या होगा। असल में नेता श्योर है कि राकेश परमार, श्रीकांत, द्विवेदी जी, ओम प्रकाश जी, इन सब लोगों को हमने इतना उलझन में डाल रखा है कि ये सोचने के समय इसको नहीं दिया है कि वो सोचे कि भाई लॉकडाउन हुआ था, लोग सड़क पर मर रहे थे और सारी राज्य सरकार की बसें उनके गोदाम में, उनके डिपो में खड़ी थी, वो निकली क्यों नहीं? क्योंकि जैसे लॉकडाउन अलग होगा, पता चलेगा कि हम गिलगित पाकिस्तान की अभी मौसम नहीं दिखा रहे हैं, उसको भी अब अपने नक्शे में दिखाएंगे, हम भूल जाएंगे। छोड़, बस मर गया ना, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जी गए। 130 करोड़ के आबादी। हम हमारे दिमाग पर इतना प्रेशर डाल रखा है अभी भी। आज एक बड़ा अफसर आया, बताइए, आपको जानते हो, अलाउद्दीन खिलजी के जमाने का कानून हमने हटा दिया। अफसर में बड़ा दंग रह गया। मैं बोला अभी तक अलाउद्दीन खिलजी का कोई कानून चल रहा था? तो पता चला ये हमारे किसानों को मंडियों में बेचने की जो कानून थी वो अलाउद्दीन खिलजी का 700 साल पुराना वाला कानून था, तोड़ दिया। मैं बोला फिर अब काहे लिए सड़कों पर लोग मरे जिए, उसे कहा मतलब अलाउद्दीन खिलजी के जमाने का कानून टूट गया। अब हम एकदम गद गए। तब से मैं फूले जा रहा हूँ। 3-4 बार मैं ज्यादा फूल चुका हूँ कि भाई ये हमारे देश ने अलाउद्दीन खिलजी के कानून को तोड़ दिया। अब सड़क पर लोग 10-20 लोग मरी जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अलाउद्दीन खिलजी का जमाना टूट गया। हमको ऐसे ही बरगलाया जा रहा है, हमको ऐसे ही बहकाया जा रहा है। मित्रों, हम लोग अगर अपने जरूरी मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा नेता श्योर है कि राकेश परमार बेवकूफ है। इसको बेवकूफ बनाने में समय मत खर्चा कीजिए, समय खर्चा कीजिए कुछ और काम करने में। ये पैदाइशी मूर्ख आदमी है, इसको हमने बता दिया कि तू राकेश सिंह परमार है, तुझे द्विवेदी जी से क्या मतलब? वो ब्राह्मण है, तू परमार है, तेरा द्विवेदी नहीं है और परमार का द्विवेदी जी नहीं है। हम इसी में खुश हैं क्योंकि हमने अपना नाम पे अगर राकेश सिंह परमार लिखा हुआ है। अब मैं द्विवेदी जी को बोलूंगा आप द्विवेदी, ओ नहीं, आप तो हमारे में से बिल्कुल नहीं है। और अगर मान लो द्विवेदी जी का जो श्रीकांत है, तो श्रीकांत को पूछूंगा, श्रीकांत तुम कहा बलिया का नहीं हो ना, तो तुम मेरे नहीं हो। फिर श्रीकांत जी का नहीं, मैं तो अपने बलिया को आपका घरे का हूँ, शोभा चक्र का। ओ तो ओम प्रकाश जी प्रणाम, आप कहाँ के हैं? बक्सर। नहीं तो आप सीधे सीधे मेरे नहीं हुए। हम इसमें उलझे हुए हैं कि ओम प्रकाश जी बलिया का नहीं है, राहुल जी हमारे गाँव के नहीं है। हमको इसी में उलझा दिया है। याद करिए, ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी। जब चुनाव होगा तो कोई आदमी ये कहने के समर्थ होगा कि हमने लाख, खैर 20 लाख करोड़ रुपए का तो अभी धारावाहिक चल रहा है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने कोशिश किया गणित लगाने के लिए कि 20 लाख करोड़ रुपया 135 करोड़ लोगों के अगर गरीबों में से कुछ अंशदान दिया जाता तो कितना रुपया खर्च होता। विश्वास करिए, जो नतीजा निकला वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप सब लोग गणित के ज्ञान आदमी हैं। 20 लाख हजार करोड़, बाप रे बाप। मैं कई बार भूल जाता हूँ कि 20 लाख करोड़ है, 20 लाख हजार करोड़ है कि 20,000 लाख करोड़ है। कोई कहता है कि 20,000 लाख करोड़ है। कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। रुपया उतना देखा नहीं ना, मैंने सुना भी नहीं ना। 130 करोड़ 135 करोड़ हम लोग हैं। अगर सब लोगों के खाते में जिस तरह से माननीय मोदी ने कहा था कि 15-15 लाख आएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोरोना की महामारी से मुझे और कोई घबराने की जरूरत पड़ती। लेकिन ये क्या हो रहा है आपके सामने है, कैसे हो रहा है आपके सामने है। और ये ध्यान रखा जाए, इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जिम्मेवार नहीं है, राहुल गांधी उनसे बड़े जिम्मेवार हैं, ममता बनर्जी उससे बड़ी जिम्मेवारी है, मायावती जी उत्तर प्रदेश में राजनीति में है, रोज आकर के बयान दे रही जी ठीक नहीं है। मायावती के पास हजारों करोड़ रुपया का धन है। उन्होंने 1 नंबर में घोषित कर रहा था कि इतना 100 करोड़ रुपया मैंने अपने भाई को दे दिया, फलाना 100 करोड़ रुपया मैंने फलाना दे दिया। और उन्होंने कहा है कि वो कोई नोट छापने के लिए कोई टकसाल नहीं खोली थी, उनको दलित भाइयों ने दिया, ये उनका बयान है।
हालांकि कहाँ से पैसा आया हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन मैं उन्हीं की बात मान लेता हूँ कि उन्होंने कहा था कि दलित भाइयों ने दिया है। मैं आपके माध्यम से मायावती जी को पूछ रहा हूँ कि जब आपके दलित भाइयों ने दिया है तो सड़क पर दम तोड़ते दलित भाई भी हैं, तो आप उन्हीं दलित भाव लिख दीजिए खड़ा करके कि दलित बस, कोई और नहीं, राजपूत ब्राह्मण प्रेम नारायण द्विवेदी राकेश परमार छुए ना इस बस को, गंदा हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारा दलित ही बैठ करके बलिया गाजीपुर छपरा चला जाता। वो मत बिहार में भेजे, उनका उत्तर प्रदेश में है, तो गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक की बस लगा दे, दलित बस गाजीपुर बलिया आजमगढ़ मऊ लगा, तब भी बहुत सी जिंदगियां सड़क पर तड़पने से मर जाती। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि हमारे पास हमने वो टोटी और टाइल नहीं निकाला था, वो टाइल के नीचे का माल निकाला था जो देश की जनता ने दिया था। वो जो टाइल जिस कारण से आपने तोड़ा था उसमें से 2-4 रूमों के टाइल के नीचे वाला सामान का आप खर्चा कर देते और लिख देते कि यादव ट्रांसपोर्ट नॉट फॉर ऑल, वो लोग चले जाते। फिर आप कहते कि देखिए एक छत्र यादव का नेता हूं, क्योंकि जब कोरोना महामारी हुई थी सड़क पर जिंदगी दम तोड़ रही थी तो मैंने अपने यादव भाई के लिए बस लगाया था। लेकिन आपने नहीं लगाया, ना तो यादव ट्रांसपोर्ट बनाया ना दलित ट्रांसपोर्ट बनाया। बाकी लोग जातीय राजनीति नहीं करते जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहती कि जी हिंदू ट्रांसपोर्ट, तो मैं बात मानता, लेकिन ऐसा नहीं करता। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी ने कुछ मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूँ कि ये बात पढ़ूं। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी के रेल से पहले बसों का सदुपयोग उचित एवं उपेक्षाकृत अधिक सदुपयोगी होता है, छोटे मजदूर के दलों के रवाना करने में बड़ी राहत हो। आदरणीय द्विवेदी जी, इस आपाधापी में, इस महामारी में तो बेहतर होता कि फ्री रेल और फ्री बस की जाती। रेल और बसों में जो पैसा लगता वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के घर से नहीं आता, हमारा और आपका टैक्स लगता है। मेरा तो खैर अब 25% कम कर दिया है तो 75% ही टैक्स कटेगा, नहीं तो हमारा तो चेक बनने से पहले 10% काट के मिलता है, मतलब हमारा 90 पैसा मिलता है और 1 रुपया का वाउचर बनता है, तो 10 पैसा तो हमारा पहले ले लिया जाता है, हमारा उसी 10 पैसे में से बसें और रेलें चल जाती। लेकिन चूंकि क्या है कि हम इस मुद्दे को वोट देते वक्त नहीं याद रखेंगे। जब मैं वोट देने जाऊंगा बोला कि आपकी बार भरत सिंह को टिकट नहीं मिला तो वीरेंद्र सिंह मस्त भी तो अपने भाई हैं, मार मोहर छोड़ दे, बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपकी बार प्रेमनाथ द्विवेदी को नहीं दिया, वो ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय वीरेंद्र सिंह मस्त सिंह हो बाबू साहब है, भरत सिंह सिंह बाबू साहब, मार मोहर, हमको बस वहां जाकर बाद देख लूंगा। और मान लो प्रेमनाथ द्विवेदी को लेकर, प्रेमनाथ द्विवेदी अच्छा जानने वाला आदमी है, फेसबुक बहुत आशीर्वाद देता है, मार मोहर, चाहे द्विवेदी जी उसके बाद मेरा खून चूस ले। जब तक हम लोग सही मुद्दे को दबाव बना करके राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे, इस देश में इसी तरह से भुगतते रहेंगे। मित्रों, दम तोड़ दी जिंदगी के लिए मैं सरकारों को जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहराता कि सरकार हम ही ने बनाया है, तो उसकी हम जिम्मेवारी लेते हैं, हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए कि हमने मुद्दा सही सरकारों के पास नहीं रखा। आज भी इतना बड़ा मुद्दा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन ये कोरोना खत्म होगा, आगे हम चुनाव के मोड में जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा, कि उसके बाद कोई पुलवामा हो जाएगा, कोई और चीज़ हो जाएगा, फिर हम उस पर बात करेंगे और अपनी तकलीफ़ों को भूल जाएंगे, क्योंकि हमें भूल जाने की आदत है। अगर नहीं आदत होती तो नेताओं ने और राजनीतिक दलों ने ऐसे ऐसे काम किया है जिसको भूला नहीं जा सकता। खैर, आप सबसे पुनः एक बार हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि जब भी आप मतदान में जाएं और कोई भी नेता आपके पास आए तो आप उससे राजनीतिक मुद्दा याद करा दीजिए कि मेरा मुद्दा क्या है। अगर इसी तरह से 135 करोड़ लोगों ने उसको अपना मुद्दा बता दिया तो वो, आप जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने फलाना लोगों से पूछा था, 6.5 लाख लोगों ने व्हाट्सएप पर जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल में उस 6 लाख लोगों में से ये पूछना चाहते कि एक आदमी ने भी कहा कि नहीं कि बस से मेरा भेज दे, लेकिन केजरीवाल ने ये नहीं कहा उसमें से कितने लोगों ने बस की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि लोग मॉल खोलने की मांग की, लोगों ने दुकान खोलने की मांग की, क्योंकि उस दुकानदारों और मॉल वालों ने केजरीवाल को चंदा दिया है और दबाव बना रहे हैं कि आगे भी चंदा देंगे, तो वो 6 लाख लोगों के वोटिंग के माध्यम से बता रहा है। एक बार भी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ लोगों ने बसें भी मांग की है, वो किसी ने, क्योंकि बस वालों ने चंदा नहीं दिया है। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी को मैं प्रणाम बोल रहा हूँ। ओंकार नाथ सिंह जी कह रहे कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन मजदूरों की भी बनती है जो जब भी वोट दिए तब भी यही देख करके दिए कि मेरी जाति कौन है या उन्हें कौन दारू पिलाया है, कभी नहीं सोचते कि हमारे। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी, मजदूर, मैं हम और आप बोले उसमें हम मजदूर हैं, मैं अपने आप को टाटा बिरला के श्रेणी में नहीं मानता, मैं मजदूर के श्रेणी में मानता हूँ। मैंने भी, मेरे
हमारे सब लोग चिमकी और निमकी पर दारू दिए हैं जात। मैं तो आपको बड़ा खुले कहा ना कि भाई मैं जब वोट देने जाता हूं तो भरत सिंह नहीं है तो वीरेंद्र सिंह है ना, मार पोवर। यही ये दारू से कम मत समझिए आप इसको। ये भी पैसा नहीं तो प्रलोभन है ना कि मैंने अपनी जाति के नाम पर वोट दे दिया। संजीव यादव जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। संजीव ने कहा तो क्या करे, अगले चुनाव तक चुप रह जाए। नहीं, बिल्कुल चुप ना रह जाए। आप अभी से सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर आप इन बातों को लिखिए। जैसे मैं रोज बोलता हूं श्री संजीव यादव जी, मैं रोज बोलता हूं बात ना कि आज ये जरूरी मुद्दा है। आपको पता है मेरे बात को बाद में कई लोग सुनते हैं और कई लोग मेरे को फोन करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे कई सांसद सदस्य बाद में फोन करते राकेश ये बात थोड़ा सा हमें तो क्या करें, तुम्हारे नाम से कोट करके बोल दें, अब आप मतलब तुम आगे करते रहते हैं। तो आप बोले आपकी बात सुनी जाती है, वो बेशक फेसबुक लाइव में लाइक और लिखे ना कमेंट करने, क्योंकि आपका कमेंट में डाटा आ जाएगा। वो कहता है और उसको लगता है कि राकेश परमार को निजी जानता हूं। आप लोगों का आशीर्वाद से कई एमपी एमएलए हमको निजी तौर पर जानते हैं, उनका मेरा नंबर उनके पास है, कई मंत्रियों के पास है। वो लोग बाद में फोन करते हैं। एक केंद्र का बहुत बड़ा मंत्री को फोन किया, राकेश भाई आजकल देख रहा हूं कि आप कभी सरकार के साथ और कभी सरकार के ... मैं बोला ऐसा है हुजूर, ... वाले में ये है कि अगर मुझे लगता है कि इसको बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए। अब नहीं राकेश भाई जानते हो ना, आप बोलेंगे ना तो थोड़ा सा मैं देखता हूं कि आप बड़ा बढ़िया और बड़ी साफ कोई से ठेठ भाषा में समझाते हैं, तो थोड़ा सा आप रखिए जो सरकार काम कर रही है। देखिए ना 20 लाख करोड़ रुपया दे दिए। मैं बोला कहां दिया बता दीजिए, मैं अभी बोल देता हूं। तो यही बात आपके सांसद महोदय ने बोला था। मैं बोला जी बिल्कुल, उन्हीं सांसद का तो मैं समर्थक हूं, मैं काहे ना बोलूं। तो इसमें श्री संतोष यादव जी आप लिखिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया आजकल मेन मीडिया से ज्यादा मॉनिटर हो रहा है। अगर आपको कोई बात नहीं देख रहा है इसका मतलब नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, जानने वालों के पास ये बातें चल रही है, पहुंच रही है। हो सकता है कई आदमी है जो कहते हैं कि यार मैं बोल नहीं पाता हूं, तो लिखिए। फेसबुक पर लिखना भी मान्य है, और अगर लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो कम से कम हाथ जोड़ के प्रार्थना मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये भी आप ही की बात माना जाएगा। तब आपको अगले चुनाव तक चुप रहने की जरूरत नहीं है। जैसे आप शेयर करेंगे आपके वाल पर जाएगा और लोगों को होगा कि आपकी स्वीकृति इसमें है, क्योंकि शेयर करना, आपने इस मुद्दे को अपना आशीर्वाद दिया, इंडोर्स किया। माना जाता है कि हाँ भाई हम सरकारों से दुखी हैं, सड़क पर दम तोड़ दी जिंदगियों के जिम्मेदार कौन है, जनता ये बात पूछने लगी है। विश्वास करिए, इन्हीं जनता के दबाव में राहुल गांधी आज फोटो खिंचवाने के लिए गए थे, लेकिन राहुल गांधी को वो जाना उल्टा पड़ गया। मेरे जैसा आदमी समझ गया कि राहुल गांधी के फोटो खिंचवाने से कितने लोगों को बस मिल गया। अगर राहुल गांधी जी चाहते तो 10, 20, 50 हजार बस किराया पर ले सकते थे। पार्टी फंड में इतना पैसा है उनके पास कि उनको उसके लिए घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन राहुल गांधी जी को पता था कि फोटो ही चाहेगा काम में, हमको करने की जरूरत है। इतना लोग समझेंगे कहां, क्योंकि जैसे लोग पूछने लगेंगे, मैं कहूंगा कि मोदी खराब है, मोदी आएगा तो मुसलमान नुकसान कर रहा है, ये फलाना ढिमाका। अब वो लोग हिंदू करने लगे, मुसलमान कर लेंगे, आप यादव करने लगे, मैं क्षत्रिय करने लगूंगा, आदरण प्रेम द्विवेदी ब्राह्मण करने लगेंगे। हम लोगों को क्षत्रिय ब्राह्मण इसमें बांट दिया है, हमको और कुछ समझने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौम में बहुत दिन तक इंतजार नहीं करती। आपको जिस दिन से लगा उसी दिन मानिए और लिखिए। कोई आपका चैनल वाला जानने वाला तो चैनल के डिबेट में जाकर के बोलिए, लेकिन आप जान लीजिए कि चैनल के डिबेट से ज्यादा सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी सारी बातें लोगों को पता हो रहा है। सरकारी एजेंसियां, राजनीतिक दल की एजेंसियां, आप तो कई एजेंसियों को मैं जानता हूं जिसको प्राइवेट एजेंसियां हैं, सापा, बसपा, भोजपा वाले लोग उसको कहते हैं कि भाई कॉन्टेक्ट देखो जरा हमारे विरुद्ध क्या जा रहा है, समाज में मांग क्या हो रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि राहुल गांधी को 5, 7 दिन, 10 दिन, 52 दिन के बाद सपना है कि आज फोटो खिंचवाने जाते? सड़क पर तो जिंदगी आज महीनों दिन से दम तोड़ रही है, लेकिन उनके लोगों ने मतलब देखा कि जनता में ये मांग बढ़ रही है कि यार सड़क पर जिंदगी दम तोड़े, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तभी राहुल गांधी जी आज उस फोटो सेशन में गए थे, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर को उनको बताया गया था कि लोग इस बात की मांग कर रहे हैं, तब जाकर के हुआ था। श्री संजय यादव जी ने फॉलो किया है, अपना आशीर्वाद दिया, मुझे बड़ी खुशी है। आप मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि आपका आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से वीडियो जाए। आदरणीय प्रेम द्विवेदी ने कहा कि कोरोना काल भी छोटी छोटी गलती आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगी।
आदर प्रेम द्विवेदी जी, कोरोना से अब आपको परमानेंट आदत डालनी पड़ेगी। जिस तरह से आदमी शुगर की दवा रोज लेता है, बीपी की दवा लेता है, थायराइड की दवा लेता है, उसी तरह से आपको ये दवाई लेनी पड़ेगी। दुनिया ने वर्चस्व की लड़ाई में ये बना दिया है कि आपको दवा लेना ही पड़ेगा, आप कहीं नहीं जाएंगे। डॉक्टर फैजुद्दीन को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। डॉक्टर फैजुद्दीन ने लिखा है कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, थकान और सिसकियों के बीच सड़कों पर घाव लिए वापस जा रहे हैं, घर वापिस जा रहे हैं। खेती उजड़ गई है, दुकानदारी खत्म हो गई है, छोटे व्यवसाय ठप है, करोड़ों रोजगार चले गए और मोदी सरकार 6 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। शर्मनाक और डॉक्टर फैजुद्दीन साहब को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। एक बात श्री संजीव यादव जी ने कहा, मैं इनकी बात पढ़ लूँ। सही बात बोले पर सबका खराब लगेगा भैया। नहीं, आप खराब लगेगा सोचेगा संजीव यादव जी, तो फिर आप कभी सही नहीं बोल पाइएगा। एक बात, अगर कुंवर सिंह को लगता कि यार अंग्रेजों से बुरा लड़ेंगे तो अंग्रेजों को बुरा लग जाएगा, मेरे को काट देंगे, तो हम किसी अंग्रेज के यहाँ चाकरी कर रहे होते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सब लोगों को लगता कि यार बुरा लग जाएगा, बेकार, अच्छा भला अंग्रेज हमको पीट रहा है, क्या दिक्कत है, थोड़ा पीठ ऐसे कर देंगे, तो फिर हम लोग किसी के सामने पीठ झुकाए हुए खड़े रहते, फिर हम चौड़े होकर अपने ही सरकार के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन उन लोगों ने सोचा, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, इन लोगों ने सोचा कि भाई बाहरी सरकार को आवाज करो, तब जाकर के सुनेगी। तब बम की धमाकों से सुनी जाती थी, अब सोशल मीडिया पर बोलने से सुनी जाती है। तो बुरा लगने के संजीव जी आप सोचेंगे तो फिर आप बुरा मानते ही रह जाएंगे और इससे भी ज्यादा बुरा होता रहेगा। मैं डॉक्टर फैजुद्दीन साहब की बात रख दूं। डॉक्टर साहब, मोदी सरकार जश्न मना रही है, असंवेदनशील है, ये बिल्कुल ठीक। मैं आपकी बात को, आप थोड़ा लेट जुड़े हुए, आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा, मैं ये बात बोला हूं। लेकिन एक चीज बताइए कि क्या सिर्फ मोदी सरकार ही जिम्मेदार है? आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जी के पार्टी के पास इतना पैसा है कि वो चाहती तो देश भर के मजदूरों को बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से 5 स्टार होटल का थाली प्रोवाइड कराते हुए घरों में पहुंचा देती? आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आप जहां रहते हैं, वहां का एक मायावती नाम की राजनीतिक पार्टी चलाती है, बहुजन समाज नाम से, उनके पास इतना पैसा है, स्कूल का अध्यापिका से हजारों करोड़ में है, और वो कहती हैं कि ये लोगों का चंदा दिया हुआ है। तो क्या मायावती को नहीं चाहिए था कि जिन लोगों ने चंदा दिया उन्हीं लोगों के लिए बस करवा देती, बहुजन बस लिख देती कि इसमें सिर्फ बहुजन बैठेगा, राकेश परमार इस बस को छुए ना, मुझे मंजूर था। आपके पास उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह नाम की एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, परिवारवादी, उनके परिवार के लोग ही चलाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हालांकि वो राजनीतिक एक्ट में रजिस्टर्ड है। मैं थोड़ा सा कानून की जानता हूं, उसकी रजिस्ट्रेशन मैंने देखा है। समाजवादी पार्टी HUF में, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट का ट्रस्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसकी सारा बायलॉज वही है, हिंदू अनडिवाइडेड HUF के तहत है, जिसका कर्ता मालिक होता है मुलायम सिंह जी, उसके बाद कर्ता के बाद बाकी मेंबर होते हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है, समाजवादी मुलायम सिंह एंड सन्स के तरह से, लेकिन चूंकि राजनीति में है इसलिए उनको राजनीतिक के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। कार्यक्रम उसका प्राइवेट लिमिटेड में है। तो मुलायम सिंह यादव जो प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे और एक झोपड़ी में रहते थे, आज उनके पास एक बेटा है जो उनका अपना बेटा ही नहीं है, वो 6 करोड़ 5 करोड़ रुपए के गाड़ी में चलता है, और ऐसी कई गाड़ियां उनके पास। लखनऊ का सबसे बड़ा जिम उसी के पास है। तो क्या वो नहीं चाहिए था कि मुलायम सिंह जी कहते थे, सुनो बेटा, जो तुम मेरे बेटे ही नहीं हो, तुमको बेटे का टाइटल दे दिया गया है, एक काम करो, अपनी 2 गाड़ी बेच दो। अगर वो 2 अपना 5-5 6-6 करोड़ की गाड़ी बेच देता तो पूरे यादव के लिए बलिया से लेकर के गाजीपुर तक के बसों का भाड़ा का इंतजाम हो जाता। भाई 10-20 गाड़ियों में से 2 ना सही, वैसे भी अकेले 4 गाड़ियां धूल चाट रही हैं, लॉकडाउन में वो भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो 2 गाड़ी कम हो जाता। मुलायम सिंह के गोजर की 2 टांग टूटने से कोई कमजोर नहीं हो जाता। लेकिन मुलायम सिंह ने कहा किया। आप बिहार का रहने वाले हैं, नीतीश कुमार की शासन है, नीतीश कुमार बिल्कुल फेलियर हो, तो मैं तो कहता हूं कि सुशासन बाबू का आपदा में सुसु निकल जाता है। लेकिन लालू जी को तो आप जानते हैं ना कि वेटरनरी कॉलेज के चपरासी वार्ड के सिंगल कमरे में 6 लोग रहा करते थे, जमीन पर सोते थे, और आज उनके पास कहां है और कितने में है। उनका एक बेटा है जो 7वीं में 7 बार फेल है, BMW में चलता है। BMW का दाम आपको पता है कितना रुपया है? मुझे अंदाज है, क्योंकि मैंने सेंट्रो 20,000 रुपये का ले रखा है। तो जो मेरा सेंट्रो 20,000 का है, तो BMW तो 20 करोड़ का होगा, 20 लाख से ऊपर का होगा, मतलब 60-70 लाख से तो शुरुआत है उसका। तो उनका बेटा उतने करोड़ की गाड़ी में घूमता है। लालू जी कहते कि सुन बेटा, तेरे पास इससे गाड़ियों की कारवां है, एक गाड़ी बेच दे,
नीतीश के मुंह पर चमाटा मार और दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से बसें लगा दे, तो क्या लालू जी की जिम्मेवारी नहीं बनती है? नीतीश कुमार खराब है, मोदी जी खराब है, बिल्कुल खराब है, वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग जो राजनीतिक लोग रोटियां सेक रहे हैं, रोटी सेकने के पहले आप करिए ना भाई, देख ये मैं कर रहा हूं, इसको बोलते हैं पहले को तब खो। तू करते तब ना राजनीति करते। तो अब डॉक्टर साहब आप इस विषय में अपना मार्गदर्शन कृपया। अमित बस चलाने को अनुमति मांगी गई, अनुमति किस बात की भैया? ट्रक वाला जो आदमी ढो के ले जा रहा है वो अनुमति के तहत चल रहा है। जो ट्रक वाले मतलब भूस की तरह से भरे हुए हैं, उनको कहां से अनुमति मिली है? उनको कौन सी पार्टी अनुमति दी है मेरे भाई? हम हूँ बलिया बनी जी, यादव जी, बलिया बनी, बहुत बढ़िया बात बाटे। बलिया तो मैंने वीरों की धरती, बलिदानी प्रवेश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश, तो कौन मालूम धरती बलिया के बानी आदरणीय जयप्रकाश मिश्रा जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। अमित जी लेके कि भैया बहुत हृदय विदारक घटना हो रही है, सरकारें सिर्फ पैकेज बांट रही है जिसका कभी मोदी जी विरोध करते थे। देखिए, मोदी जी की विरोध और पक्ष की बात करूंगा, वीडियो वैसे लंबा हो गया तो आपको एक छोटी सी बात अमित बता दूं। कांग्रेस जब FDI को 49% करने जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी वाले बेल में कूद गए थे, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिए थे। कह रहे थे कि ये सब कांग्रेस का जो संपत्ति विदेश में पड़ा हुआ है, FDI के माध्यम से वो ले आना साजिश है। असल में FDI बढ़ाने का उद्देश्य यह है कि जो कांग्रेस का पैसा विदेशों में फंसा वो एक नंबर से आ जाए। कई भाजपाइयों ने कहा है, यूट्यूब खंगा लीजिएगा किसी भी समाचार चैनल पर। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो आज उन्होंने रक्षा में भी 74% तक का FDI को कह दिया कि परमिशन की जरूरत नहीं है। तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार FDI की सीमा बढ़ा रही है तो फिर वो बिल्कुल उसमें कहीं कोई 2 नंबर का पैसा आने का बात नहीं है। बात यहाँ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का नहीं है, हमारे यहाँ सरकार और विपक्ष होता है। आज मोदी जी सरकार में है तो वो सभी काम कर रहे हैं जो कांग्रेस सरकार में होते हुए कर रही थी और मोदी उसका विरोध कर रहे थे। कल अगर मोदी जी विपक्ष में चले जाएंगे तो वो सारा काम करेंगे जो आज जिसका वो विरोध कर रहे हैं। FDI का भाजपा विरोध में थी तो उसका विरोध कर रही थी, अब उस सरकार में आई तो असल में होता क्या है, आप अंदर की बात आपको बता दूं, ना तो मोदी कुछ है ना सोनिया जी कुछ है, वो कुछ नहीं है। उनको जो चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग के लोग हैं वो तो 52 साल के लिए 62 साल के लिए हैं। आज भारत का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोदी जी है तो मोदी जी को रिपोर्ट करेगा, जोगी जी जाएंगे तो जोगी को रिपोर्ट करेगा, अमित सिंह आएगा तो अमित सिंह को रिपोर्ट करेगा। तो असल चीज तो वो अफसर है ना भाई, तो वो अपने हित की बात कैसे करेगा? तो उसको असल में क्या है कि हमारे यहाँ व्यवस्था बदलने की तो राजनीति होती नहीं, हमारे यहाँ तो सरकार बदलने की राजनीति होती है, और सरकार बदलने से कुछ नहीं होता, व्यवस्था बदलो। अमित ने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, क्या क्या हुआ, पी के नहीं, मैं किसने कहा कि पैसा नहीं है? पैसा नहीं है, PM केयर फंड में इतना करोड़ रुपया है तो प्रधानमंत्री खुद ही बता रहे, पैसा की क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी के पास जो चंदा आया उसको RTI में डाल दे, उसको RTI के अंतर्गत लगा दे, ऑडिट जनरल उसको देख लेगा कि कितना पैसा है, वो पता चल जाएगा कि भाजपा को कितना पैसा। कांग्रेस वाला अपने पैसे को ऑडिट में डाल दे, बहुजन वाला डाल दे, राजनीतिक दल लोग अपने चंदे को ऑडिट में डाल दे। मंदिरों का सोना का अकूत संपत्ति है, सबसे पहले तो राजनीतिक दल के चंदों को सरकार को ऑक्युपाई कर लेना चाहिए, क्योंकि वो चंदा किसमें, सबसे पहले तो मैं मांग कर रहा हूं कि 1952 से लेकर के आज तक राजनीतिक दलों ने जो अकूत संपत्ति मैं उसको ऑक्युपाई करो, क्योंकि तुमने कोई बिजनेस नहीं की, नौकरी नहीं की, कुछ करी नहीं, तभी हजारों हजार करोड़ तुम्हारे पास आया कहां से? जनता का पैसा है, जनता में लग जाए, आपका कुछ पाप कट जाएगा। अमित सिंह ने दोबारा लिखा कि सोनिया गांधी ने कुछ घोषणा की थी तो उसका स्वागत होना चाहिए था, लेकिन उस समय भी सत्ता के जिम्मेदार लोगों को और आरोप प्रत्यारोप। देखिए, आज राहुल जी गए थे फोटो खिंचवाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के पर्याप्त था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को और ज्यादा दबाव बनाते अगर 5-10 बस लेके चले जाते कि जी आइए आप लोग सड़क पर जा रहे हैं, आप देश के नागरिक हैं, मेरे नागरिक हैं, मैं आपके लिए करता हूं, आप इस बसों में बैठिए, आप पैदल ना जाइए, वो और ज्यादा दबाव भाजपा पर और नरेंद्र मोदी पर बनता। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं कर सके, और 10-20 बस अगर लेके चले जाते ना तो मोदी सरकार को एकदम खड़ा हो जाना पड़ता, हाथ एकदम एक पांव पर, जिस तरह से भागीरथ खड़े हो गए थे, क्योंकि तब उनके ऊपर दबाव पड़ता कि भाई इतनी बड़ी बात आज हो गई, आप समझ लीजिए। संजीव यादव जी, आप मुद्दा को जातिवाद से क्यों जोड़कर रख देते? मैं जातिवाद से नहीं जोड़ रहा हूं संजीव यादव जी, आप फिर से मैं क्षमा कर रहा हूं, मैं जातिवाद नहीं जोड़ रहा, मैं जोड़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों ने, आप मेरे पूरे संजीव जी, एक तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब ये वीडियो समाप्त हो तो इसको पूरा देखिए, और एक मेरा YouTube चैनल है राकेश सिंह परमार, आपको मैसेंजर पर लिंक भेजू ना भेजू, राकेश सिंह परमार नाम से आएगा, ये फोटो है, पहचान लीजिए, उस पर 2012 से वीडियो पड़ा हुआ है। एक भी वीडियो में मुझ पर जातिवाद का इल्जाम नहीं लग सकता।
मैं ये कह रहा हूं, मेरा क्या कहना, मुद्दे को पहले समझ लीजिए। मैं ये कहा कि मायावती जी कहती हैं कि दलितों का दिया हुआ चंदा है और किसी ने नहीं दिया है, तो आप वो दलित का पैसा दलितों में ही लगा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं। मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि यादवों का दिया हुआ है, आप यादव के लगा दो, मेरा मत करिए। मेरा कहने कि दलित यादव भी मेरा ही भाई है, कम से कम उसका तो कल्याण हो। मैं ये कह रहा हूं संजीव भाई, मेरे बात को जाति से मत मानिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया मेरे वीडियो के 10-20 वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मैं मानूंगा कि आपने मेरा वीडियो देख लिया है। मेरे ऊपर जातिवाद का लक्षण आपने इसलिए लगाया कि आप पहली बार मेरे को सुन रहे हैं और आपने सुना कि मैंने मुलायम सिंह को बोला कि आप यादव बस लगाइए, मायावती को बोला कि आप दलित बस लगाइए। आपका ये, चूंकि आप छोटे से कोट को उठा करके मेरे को कोट कर दिए, आप पूरा वीडियो इसी को शुरू से सुन लेंगे तो आप इस बात को मान लेंगे कि मेरी बात जातिवादी से नहीं है। मेरा बात यह है कि आप कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, आप सरकार को दबाव बनाने के लिए अपना 5 बस लेके चले जाइए। मैं वो कहा कि आप सभी को ना बैठाइए, तो कम से कम यादव को बैठा दीजिए, कम से कम दलित को बैठा दीजिए, कम से कम राजपूत को बैठाइए, कम से कम ब्राह्मण को बैठाइए, इन्हीं को बैठा दीजिए, तभी आपको दबाव बढ़ जाएगा। सबसे तो बढ़िया होता कि आप ले आते और कहते कि भारतीय बैठे, वो सबसे आदर्श स्थिति होती, लेकिन ऐसे आदर्श स्थिति तो हमारे यहाँ ही नहीं है ना भाई। तो मत सबके करिए, आप खासे लोग के कर दीजिए, भला तो उसका भी होगा ना। सड़क पर जो चल रहे हैं ना, आप देखिए उनमें से कोई दलित नहीं, कोई यादव नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, किसी के ललाट पर जात नहीं लिखा है। वो सबको बताया गया, सब गरीब है, मजबूर है, मजदूर है, लेकिन गरीब मजदूर के लिए करता क्यों नहीं? अगर ऐसा ही होता तो आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होती। आप पिछड़ी जाति से आते हैं, आप क्या नहीं कहते हैं कि आप जात में मत मानिए, गरीब के लिए आरक्षण कर दीजिए, तो आर्थिक आधार पर होता। क्या राजपूत ब्राह्मण, आप संजीव जी बलिया के रहने वाले हैं, आपके गांव में कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जिसके पास खाने की स्थिति ऐसा हो कि दोनों बार खाना न खाता हो? आपने ऐसा किसी क्षत्रिय को देखा है कि नहीं? किसी ब्राह्मण को देखा है कि नहीं? तो अगर आपको जातीयता में प्रभाव है, बिल्कुल बुरा लगना चाहिए, तो आप काहे नहीं सरकार से मांग करते हैं कि भाई देखिए, मुझे यादव होने का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मुझे गरीब और अमीर होने का आरक्षण मिलना चाहिए। अगर कोई अमीर है तो उसका आरक्षण जरूरत नहीं। संजीव जी, पिछड़ी जाति के नाम पर रामविलास पासवान जीत के आते हैं हाजीपुर सुरक्षित से। रामविलास पासवान कहां से दुसाध है, हमको बता दीजिए, किस एंगल से दुसाध है? मायावती सुरक्षित सीट से आती है जीत करके, मायावती कहां से दलित है, किस बात का दलित है? दलित एक इसलिए बना था कि कुछ ऐसे गरीब लोग जो मजबूर हैं, लोग उनको मजे लेने के लिए उनकी जाति सूचक शब्दों का गाली ना दे। मायावती तो टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि मैं दलित हूं, मैं दलितों की देवी हूं, लोगों को भगवान को क्यों पूजे, मेरा पूजा करिए। तो जो दलित की देवी अपने आप को पूजा करवाने की बात कहती है, वो तो खुद ही दिन भर दलित दलित करती रहती है, और मैं दलित बोलूं मेरे पर केस कर देगी। राजनीति ये है मेरे भाई, मेरे बात को जातिवादी ना करें। हाथ जोड़ कर प्रार्थना, मेरे पूरे पोस्ट को देखें, सुने, उसके बाद आकलन करें, आपका स्वागत रहेगा। अमित करके ट्रक चलाने वालों की सरकार ने दी है, मतलब आदमी भरने की है? आप संजीव जी आपने दोबारा लिखा कि आप मुद्दा जातिवाद से जोड़ देते हैं, नहीं जातिवाद से जोड़ रहे हैं। आप मेरे मुद्दे को पूरा पढ़िए, पूरा वीडियो को सुनिए, तब आप अपना विचार बनाइएगा। मुझे लग रहा है कि आप मेरे को मैसेंजर में लिखेंगे कि भैया गलती हो गई, मैं आपको जातिवादी लगाया, आप जातिवादी नहीं है। मेरा फिर से वीडियो अब बहुत ज्यादा हो गया, 1.5 घंटे से बोल रहा हूं। एक बार दोबारा बात कह रहा हूं अंत में, संजीव जी से मैं पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। संजीव जी, आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर दोबारा सुनिए, अभी रात हो गया तो कल सुन लीजिएगा। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है राकेश सिंह परमार नाम से ही, आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, सारा वीडियो रोज 10 बजे मैं अपना 11 बजे वीडियो बंद करता हूं। अब ये 2 मिनट बाद ये वाला वीडियो उस पर अपलोड हो जाएगा, 2 मिनट में वीडियो डाउनलोड होकर यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा और यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। आप पूरे वीडियो को सुनिएगा तो आपको लगेगा कि मैं जातिवादी आदमी नहीं हूँ। आप मजबूर होंगे ये मानने के लिए कि मैं जातिवादी आदमी नहीं हूँ। हालांकि मैं अपना नाम राकेश सिंह परमार लिखता हूँ, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, लेकिन मेरा मानसिकता जातिवादी नहीं होती, मेरा एक्ट जातिवादी नहीं होता। खैर मित्रों, संजीव जी को उधर से जाति बहुत निकल गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं जातिवादी नहीं, ये जो लोग मेरे को दिख रहे हैं वो सब लोग मेरे को जानते हैं, वर्षों से मेरे को आशीर्वाद देते आए हैं। मेरा विचार ये है, मैं संजीव जी से कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको चुनाव तक इंतजार नहीं करना चाहिए, तो आज ही अपने तरफ से अपने वाल पर एक लिखिए
कि जो सड़कों पर जिंदगी दम तोड़ रही हैं उनके लिए सरकारें अविलंब तुरंत आज इसी वक्त से बस प्रोवाइड करें, तब जाकर के माना जाएगा कि आप राजनीतिक समाज के लिए करते हैं, मानवता के नाते करते हैं। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो मेरे इस वीडियो को अपना आशीर्वाद दे करके शेयर कीजिए, ताकि मेरी बात आपके माध्यम से जाए, उसमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। एनीवे, देश की संजीव यादव ने दोबारा लिखा है, भैया आप तो ना बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं नाराज नहीं हूं, मैं अपना एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं नाराज नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि आप पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और इत्तेफाक है कि जब आप आए उसी वक्त मैं कह रहा था कि मुलायम सिंह को चाहिए कि यादव बस चला दे, मायावती को चाहिए कि दलित बस चला दे, तो कोई आदमी जो थोड़े में सुनेगा वो लगेगा कि कोई उसको ऊपर नहीं सुना आपने, हेडिंग के आगे क्या गया पीछे क्या गया आपने नहीं सुना, तो आप उतने में आकलन कर लिए। मैं इसलिए कहा कि आप पूरा सुनिएगा ना तब आप लगा पाएगा। आपने आगे क्या लिखा है, भैया आप तो नाराज हो गए, हम सवाल तो सरकार से ही करेंगे, ओबीसी में क्रीमी लेयर है, आपको पता हो। ऐसा है, अभी मेरी बात क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर पर नहीं है। अगर 2-4 महीना और लॉकडाउन चल गया ना, तो ना क्रीम रहेगा ना लेयर रहेगा, सारा लेयर क्रीम मेल्ट हो जाएगा और हम सब लोग बराबर हो जाएंगे। मैं अपनी बात करता हूँ, असबाब भगवान की कृपा से 30% का टैक्स वाला आदमी हूँ मैं, ईश्वर की कृपा है। अभी पसीना आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु जी मेरे को नहीं दिए हैं, लेकिन 3 महीना से ना मेरे पास रुपया छापने का प्रेस तो है नहीं। जो कुछ कैश में था वो खत्म हो गया, सरकार ने घर में कैश रखने से मना कर दिया था। उसके बाद अब हम जाएंगे, मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर हूँ, तो जब किसी का काम में जाऊँगा तब तो मेरे को कोई पैसा देगा। अब जब लॉकडाउन है, किसी काम में तो मेरे को पैसा कौन देगा? तो 1-2 महीना और होगा तो मेरा ही सारा क्रीम मेल्ट हो जाएगा। फिर मैं आप ही की तरह से बोलूँगा कि जी क्रीम उरीम हटाइए, मेरी स्थिति तो और बुरी है। वो जो लोग स्थिति है जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो ट्रकों के सामने खड़ा होकर के आटा ले लेते हैं। मैं तो आटा लेने जाऊँगा नहीं, चाहे घर में फांसी लगा कर मर जाऊँ। स्थिति मध्यम वर्ग का बहुत बुरा है, वो जान दे देगा। आपको की शर्म है कि कैसे मांगने जाऊं, 6 आदमी का परिवार है। हाई क्लास वाले के पास तो मोदी जी पहुंचा देंगे, लोअर क्लास वाले के पास भी मोदी जी पहुंचा देंगे, मध्यम क्लास वाला शर्म के मारेगा कि कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, देख लूँ 10 दिन में और ठीक हो जाएगा, होगा नहीं। तो भाई साहब लॉकडाउन की और 1-आध महीने दुआ करिए कि ना हो, नहीं तो सभी लोगों का क्रीम मेल्ट हो जाएगा। बाकी आरक्षण पर किसी दिन और बोलूँगा। अगर आपने आरक्षण और जात पर बोला तो मेरी वो सारी भावना पवित्र हो जाएगी, अमर्यादित हो जाएगी, जो मैं कहना चाहता हूँ वो प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए मैं क्रीमी लेयर आरक्षण इस विषय पर फिलहाल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा वो उद्देश्य, मैं खूब बोलता हूँ, मेरे वीडियो में देखिएगा आरक्षण पर खूब बोला हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आरक्षण पर नहीं बोलता, मैं हर मुद्दे पर बोलता हूँ। मेरे ऐसा आदमी तो ऐसा नहीं सोचता कि मेरी बात मुलायम सिंह को बुरा लगेगी, कि मायावती को बुरी लगेगी, कि मोदी को बुरा लगेगा, कि नीतीश को बुरा लगेगा, कि खट्टर। मेरा बात आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, देश की जनता के हित में हो। मैं किसी भी मुद्दे पर बोलता हूं, आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे को अपना आशीर्वाद बना रखिए, आप भी मान जाएंगे। एनीवे मित्रों, आप सब लोगों से है, संजीव यादव जी से भी, कि आप लोग अपने अपने माध्यमों से सरकारों तक बात पहुंचाएं कि जो सड़कों पर जिंदगी दम तोड़ रहे हैं उसकी जिम्मेदार आप हैं, और आप ही को इस इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि इन लोगों में सुधार आवे। आप और दबाए बने कि भाई फोटो खिंचवाने से नहीं काम चलेगा, सुविधा कराइए और उसका फोटो खिंचाइए। मानिए कि अगर ये 10-20 लोगों को समूह ने मांग कर दिया तो फिर परसों राहुल गांधी जी बस लेकर के जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ऐसा हो, इसलिए आपको एक होना पड़ेगा, आपको मुद्दे के साथ रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। आप सबको साधुवाद। 1 मिनट, संजीव यादव जी ने क्या लिखा है, जय हो, आपका भी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई, नमस्कार।